केमिस्ट्री में पार्ट 1 में अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के बारे में बताए थे कि रासायनिक समीकरण से हमें किस किस बात की पता चलता है। अभिक्रिया के कौन कौन से गुण की जानकारी हमें रासायनिक समीकरण के द्वारा होगा। उसमें से 2 गुण हमें और बताना है, जिसे आज हम लोग देखेंगे। पहला उसमें का जो 2 बाकी है, उसमें का पहला यह है कि अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी। अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी, यानी रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की शर्त के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे अभिकारक को अभिक्रिया के चिन्ह के पहले लिखा गया हो, अभिकारक, आप जानते हैं कि अभिकारक को अभिक्रिया के चिन्ह के पहले लिखा जाता है और प्रतिफल को अभिक्रिया के चिन्ह के बाद लिखा जाता है। इस तरह से इधर अभिकारक दिया गया, इधर प्रतिफल दिया, और यहाँ ताप या दाब लिखा गया या उत्प्रेरक लिखा गया, उत्प्रेरक इस तरह से लिखा गया, यानी अभिक्रिया के चिन्ह के ऊपर और नीचे कुछ लिखा गया। तो इस तरह के समीकरण को देख करके हम बता सकते हैं कि इसमें अभिकारक में जो जो पदार्थ भाग ले रहे हैं वो किस शर्त के अनुसार नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ अभिकारक सूत्र के रूप में लिखा हो और यहाँ अभिक्रिया का चिन्ह देकर के केवल ताप लिखा हो और इधर जो है प्रतिफल का सूत्र लिखा गया, तो हम समझ जाएंगे कि अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लिए हैं उनको ताप देने पर जो है वे परस्पर अभिक्रिया किए, ताप देने के बाद वे एक दूसरे से संयोग किए और संयोग करके प्रतिफल का निर्माण किया। अगर ताप न लिख करके दाब लिखा गया तब हम समझ जाएंगे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं दाब के उपस्थिति में वे एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया की और तब प्रतिफल का निर्माण किया। अगर ये दोनों न लिख करके उत्प्रेरक केवल लिखा गया तब हम समझ जाएंगे कि अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ वह उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक संयोग करते हैं और तब जो है प्रतिफल बनाते हैं। उत्प्रेरक का अर्थ आप नहीं समझ रहे हैं। उत्प्रेरक एक प्रकार का पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया को वह तेज करता है। यानी अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उनके साथ उत्प्रेरक को मिला दिया जाता है और मिलाने पर वे अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, तेजी से रासायनिक संयोग करते हैं और तब नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और जब नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसके साथ साथ उत्प्रेरक भी हमें प्राप्त हो जाता है। जितने मात्रा में उत्प्रेरक को हम लगाए रहते हैं, मिलाए रहते हैं, उतना उत्प्रेरक जो है फिर से हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह से उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया की गति को तेज करता है। चलिए अब जो है अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी के बारे में आप समझ गए। अब हम समझेंगे अभिक्रिया की अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता के बारे में। अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी, यानी रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे
N2 प्लस H2 मिल करके NH3 बनाते हैं, 2NH3 बनाते हैं, यानी N2 प्लस 3H2 मिल करके 2NH3 बनाते हैं। अगर हम अभिक्रिया के चिन्ह के जगह पर ऐसे हम चिन्ह देते हैं, ऐसे, तो इससे क्या पता चलता है? इससे, इस रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता के बारे में जानकारी, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों अभिक्रिया करके अमोनिया बनाते हैं, और अमोनिया को फिर अगर हम विघटित करते हैं, तोड़ते हैं अमोनिया के अणु को, तब फिर से हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु हमें प्राप्त हो जाते हैं। इससे यह पता चलता है। यह जो है, यहाँ अभिक्रिया का जो चिन्ह दिया गया है, इसको आप देखेंगे, ये बाएं से दाएं की तरफ और फिर ये दाएं से बाएं की तरफ। इसका मतलब है कि अभिकर्मक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, और अमोनिया को हम अगर तोड़ते हैं तो फिर से हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है। इस तरह की अगर रासायनिक समीकरण कहीं दिया गया हो, इस तरह का अभिक्रिया का चिन्ह दिया गया हो, तो साफ साफ तौर पर जो है अभिक्रिया के उत्क्रमणीयता की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस तरह से रासायनिक समीकरण के द्वारा कई चीजों को पता, कई चीजों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब हम आगे रासायनिक अभिक्रियाएं जो है कितने प्रकार की होती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनका उदाहरण और उनको परिभाषा की हम जानकारी करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं 9 प्रकार की होती हैं। उसमें से पहला प्रकार है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वैसे अभिक्रिया को हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं देखेंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया कर, 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया कर, यानी आपस में अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं को संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं कहते हैं।
दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया कर, यानी इस प्रकार के अभिक्रिया में, संश्लेषण अभिक्रिया में या संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ भी भाग ले सकते हैं या दो से अधिक पदार्थ भी अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। लेकिन अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनेगा वह मात्र एक पदार्थ होगा, एक ही नया पदार्थ का निर्माण। तब ऐसी अभिक्रिया को हम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं या संयोजन अभिक्रिया करते हैं। अब इसमें जो है दो पदार्थ में दोनों तत्व हो सकता है या दोनों यौगिक हो सकता है या एक तत्व और एक यौगिक हो सकता है। यहां जो हम दिए हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ, तो दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ, दो पदार्थ में हम दोनों तत्व को भी ले सकते हैं, यानी एक तत्व दूसरे तत्व से रासायनिक संयोग करके एक नया पदार्थ बनाएगा, तो यह भी जो है संयोजन अभिक्रिया होगा या संश्लेषण अभिक्रिया होगा। या एक यौगिक दूसरे यौगिक से परस्पर संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को भी हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। यदि एक तत्व अगर दूसरे यौगिक से अभिक्रिया करता है तो वैसे अभिक्रिया को भी हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं। तो अभी हम देखेंगे तत्व और तत्व के बीच अभिक्रिया। चलिए उसको देखते हैं। अभी हम देखते हैं दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। दो तत्व के बीच संयोजन अभिक्रिया। दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। दो तत्व यहां लिखे हैं, इसका मतलब यह है कि यहां जो अभिक्रिया होगा वह दोनों तत्वों के बीच ही होगा, दो तत्व के बीच ही। जैसे मान लीजिए कि एक तत्व H2 हो गया और दूसरा तत्व O2 हो गया और दोनों रासायनिक अभिक्रिया किया तो एक नया पदार्थ का निर्माण किया जल से। इसको हम ऐसे लिखते हैं 2H2। यहां देखेंगे ये दो या दो से अधिक पदार्थ है, दो पदार्थ में, दोनों पदार्थ में कौन कौन पदार्थ है? दोनों तत्व। यहाँ उदाहरण में भी दिए हैं दो तत्वों के बीच, यहाँ दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इन्हीं के बीच जो है अभिक्रिया होगा और इनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, यानी जल का। इस तरह से और भी उदाहरण हम ले सकते हैं। कार्बन और प्लस ऑक्सीजन, यहां भी देखिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो दोनों पदार्थ हैं वो दोनों तत्व हैं, यह भी तत्व है और यह भी तत्व। इसलिए ये दो तत्व के बीच संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा और नया पदार्थ जो बनाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से हमने क्या पाया कि दो तत्वों के बीच भी संयोजन अभिक्रिया होता है। उसी तरह से एक तत्व और एक यौगिक के बीच हम देख सकते हैं। एक तत्व एवं एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। एक तत्व एवं एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। तो एक तत्व एवं एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया, यानी इस अभिक्रिया में कोई एक तत्व किसी एक यौगिक से अभिक्रिया करता है।
और एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब यहां देखेंगे, यहां दो अगर ले लें तो कार्बन का 2 परमाणु हो जाएगा। यहां अगर हम 2 ले लेते हैं तो कार्बन का 2 परमाणु हो जाएगा और ऑक्सीजन का 4 परमाणु हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु यहाँ है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु यहाँ, तो 4 परमाणु हो गया ऑक्सीजन का। इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? यौगिक, एक यौगिक। और O2 क्या है? तत्व। इस तरह से एक यौगिक और एक तत्व अभिक्रिया करके परस्पर एक नया पदार्थ बनाता है। यह भी जो है संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा या संश्लेषण अभिक्रिया। इसका एक और उदाहरण हम ले सकते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके SO3 बनाता है। इसमें देखेंगे 2 से इधर गुणा करेंगे, 2 से इधर गुणा करेंगे। आप देखिए तो सल्फर का 2 परमाणु हो गया, यहाँ भी सल्फर का 2 परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन का 3 दूना 6 परमाणु हो गया, यहाँ ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। यहाँ 2 को 2 से गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन का यहाँ 4 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का 4 परमाणु और 2 परमाणु 6 परमाणु हो गए। यहाँ भी ऑक्सीजन का 6 परमाणु। इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? तो यह एक यौगिक है। और O2 क्या है? तो यह तत्व है। यानी एक यौगिक और एक तत्व परस्पर संयोग करके सल्फर सल्फ्यूरिक ऑक्साइड बनाता है, यानी 2SO3 का निर्माण करता है। चलिए इसके बाद आगे हम देखते हैं 2 यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया कैसे होती है। 2 यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया। दो यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया CaO प्लस H2O मिल करके CaOH का होल ट्वाइस बनाते हैं। इस अभिक्रिया में हम क्या पा रहे हैं? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, यह भी यौगिक है, और H2O यह जल है, यह भी यौगिक। यानी दोनों अभिक्रिया में भाग लेने वाले दोनों पदार्थ यौगिक, यह भी यौगिक है और यह भी यौगिक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले दोनों पदार्थ क्या है? यौगिक है। वही याद दिया है, 2 यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया, दोनों यौगिक और उसके बीच संयोजन, उसके बीच जो है अभिक्रिया होता है। तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। ये नया जो पदार्थ है यह भी यौगिक है। कौन सा यौगिक है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बूझा चूना भी कहा जाता है। इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यौगिक का निर्माण होता है। इसका हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। SO2 SO3 प्लस H2O SO4। SO3 क्या है? यौगिक है। H2 क्या है? यह भी यौगिक है। और नया पदार्थ है, यह भी यौगिक। यहां संयोजन अभिक्रिया हम देख रहे हैं 2 यौगिकों के बीच हो रहा है। इस तरह से संयोजन अभिक्रिया का जो हम परिभाषा दिए हैं उसकी पुष्टि होगी। 2 पदार्थ हो या 2 से अधिक पदार्थ हो, परस्पर जब संयोग करेंगे
तो एक नया पदार्थ का निर्माण होगा संयोजन अभिक्रिया में या संश्लेषण। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं।